नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, खूब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, बिहार स्पेशल कक्षा में आज हम बिहार एक परिचय को समझेंगे और हम यह जानेंगे कि बिहार की आखिर में स्थिति परिस्थिति क्या है, बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका राज्य की प्रतीक क्या क्या है, राज्य की प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार से की गई है और राज्य की विधायिका का विभाजन किस प्रकार से की गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार एक परिचय के माध्यम से इसका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे और इन सब मुद्दों पे आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो एग्जाम होता है, बिहार में जो भी एग्जाम होता है, चाहे टीचर का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस तक का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम होगा उसमें बिहार स्पेशल मतलब बिहार से संबंधित कुछ कक्षाओं, कुछ मतलब कि विषयों का उसमें पूछा जाता है प्रश्न कि बिहार की आखिर में स्थिति अवस्थिति क्या है, बिहार का इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिहार के भूगोल से, बिहार की अर्थव्यवस्था से, तो बिहार की राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां से, इन सबसे क्वेश्चन साथ में एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में बनता ही बनता है। कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो, चाहे यूपी का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे झारखंड का एग्जाम हो, किसी भी अगर स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन तो वहां पे बनती ही बनती है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि यार अभी 17th बीपीएससी का एग्जाम है, अगले दिसंबर में 13 दिसंबर को संभावित तिथि है, तो हमने सोचा कि फटाफट करके क्यों ना रिवीजन के रूप में बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। इससे प्रश्न साथियों बनता है, सबसे पहले इसको परिचय को जानने की हम कोशिश करेंगे। प्रश्न तो आता ही आता है कि इसकी स्थिति परिस्थिति क्या है, कहाँ स्थित है, इससे सटे हुए जिले कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य इससे सटे हुए हैं, कितने देश सटे हुए हैं, ये सब चीजें साथियों यहाँ से पूछता है। तो आज हम उसी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए साथियों, और शुरू करते हैं और अपने बिहार को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में हमारा बिहार कैसा है, हमारा बिहार कैसा है, हमारे बिहार में क्या क्या संभावनाएं हैं और हमारे बिहार में साथियों क्या क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं और उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इसको समझते हैं। बिहार को डिटेल में जानने के लिए सबसे पहला ही बिंदु आता है, बिहार को अगर हम एक विस्तारित रूप में समझेंगे तो उसमें सबसे पहला बिंदु ही आता है कि आखिर में बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो इसको समझ लेते हैं एक मिनट में। साथियों, बिहार का नाम बिहार पड़ने के पीछे एक इतिहास है। इतिहास को समझने से पहले आपको हम एक चीज बता दें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साथियों विभिन्न मतलब कि धर्मों का उद्भव हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो उसमें से एक धर्म था बौद्ध धर्म और इसका उद्भव साथियों बिहार राज्य में ही हुआ था। जो प्राचीन बिहार था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, उसके वहां पे बिहार राज्य में ही बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। तो बौद्ध धर्म में साथियों तीन चीजें, तीन मतलब की जो टर्म है, तीन जो शब्दावलियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो शब्दावली है साथियों, अच्छा इसको हटा देते हैं, हम नाम पे चर्चा करते हैं और क्रम से हम इसको चर्चा करते जाएंगे। हमने यहाँ पे मैप भी बना दिया है आपकी सुविधा के लिए, इसलिए हमको स्पेस की थोड़ी कमी पड़ेगी, तो हम थोड़ा छोटा लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे लिखें, बड़ा बड़ा लिखें, लेकिन अगर थोड़ा सा होगा तो इसके लिए क्षमा करिएगा। आपको हम समझाते हैं साथियों कि जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, तो बौद्ध धर्म में तीन चीजें महत्वपूर्ण थी। एक तो पहला था चैत्य, तीन जो शब्दावलियां थी, तीन जो शब्द थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। चैत्य, चैत्य के बाद एक आता है स्तूप और एक तीसरा टर्म आता है विहार। ये कहोगे सर ये क्या है? कभी कभी साथियों एग्जाम में पूछ देता है कि चैत्य क्या होता है, स्तूप क्या होता है, बिहार क्या होता है। तो इसको हम पहले ये तीन टर्म समझ लेते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा साथियों, क्योंकि ये सब चीजें आप लिख लेंगे ना, आपका एक प्रॉपर नोट्स भी बन जाएगा और रिवीजन करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो चैत्य क्या होता है, स्तूप क्या होता है, बिहार क्या होता है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित तीन प्रमुख शब्दावलियां हैं। चैत्य क्या होता है साथियों, जो बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था, महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। और जो बौद्ध धर्म था साथियों, इसमें क्या था कि बौद्ध भिक्षु थे बहुत सारे। अगर कोई भी धर्म है तो उसके बहुत सारे अनुयायी होंगे, अनुयायी होंगे, जैसे साधु संत होते हैं वैसे अनुयायी होते हैं उस धर्म के। और उसमें बहुत सारे उस धर्म के अनुयायियों से बहुत उनको बौद्ध भिक्षुओं की संज्ञा दी गई, जो भी उनके अनुयायी थे। तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं साथियों, ये जो चैत्य होता था, चैत्य क्या होता था, चैत्य जो होता था, ये बौद्ध भिक्षु जो थे, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, इनके ये पूजा स्थल का, पूजा मतलब ये स्थल था, क्या था, जहां पे ये पूजा पाठ करते थे। इसको हम कहते थे पूजा स्थल, इसको हम क्या कहते थे, चैत्य। चैत्य का मतलब क्या होता है कि जहां पे बौद्ध भिक्षु या बौद्ध जो अनुयायी है वो जहां पे पूजा पाठ करते थे अपना, उसको हम चैत्य कहते थे। जैसे कोई भी आगे हम समझेंगे, जब हम इतिहास पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, तो उसमें हम समझेंगे कि चैत्य कौन कौन सा बिहार में इंपॉर्टेंट है, क्या है, हम इसको समझेंगे।
पहले आप इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पूजा स्थल होता है उसको हम चैत्य कहते हैं। स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या होता है साथियों, जैसे बौद्ध धर्म में क्या होता है कि अगर कोई भी बौद्ध है, जैसे महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्माण हुआ, जब उनका जब मतलब कि वो जब डेथ कर गए, तो उनकी जो बहुत सारी चीजें थी उनको स्तूप के रूप में कई जगह पे सुरक्षित किया गया। जैसे सांची का स्तूप, वहां पे स्तूप में क्या होता है कि ये मंदिर होती है साथियों, मंदिर के शीर्ष भाग पे एक स्तूप बनाया जाता है और वहां पे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को वहां पे सुरक्षित रखा जाता है। तो स्तूप क्या होता है साथियों कि बुद्ध धर्म से संबंधित, मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, या तो बुद्ध की जो चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको वहां पे सुरक्षित रखा जाता है। चीजें जो है उनको वहां पे सुरक्षित रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। स्तूप एक मतलब कि मंदिर के रूप में भी हो सकता है, इसके ऊपर रखा जाता है। और स्तूप साथियों एक ऐसे स्तूप बना दिया जाता है, और स्तूप में भी बहुत सारी चीजें जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे सुरक्षित रूप में एक मतलब कि स्तूप बना के उसको सुरक्षित रूप में रखा जाता है। तो बुद्ध की जो चीजें, बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें जहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, उसको हम स्तूप कहते हैं। और तीसरा टर्म आता है साथियों विहार। विहार, विहार नहीं, विहार। विहार क्या होता था, जैसे बौद्ध भिक्षुओं जो थे उनके जो पूजा स्थल था उसको चैत्य कहते थे, और वहीं जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पे निवास करते थे, क्या करते थे, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम विहार कहते हैं। तो पूजा स्थल जहाँ पे पूजा करते थे उसको हम चैत्य कहते थे। स्तूप क्या होता था, जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को सुरक्षित रखा जाता था, उसको हम स्तूप कहते थे। और जहाँ पे बौद्ध भिक्षु या अनुयायी निवास करते थे, जहाँ पे वो रहते थे वो लोग, उसको हम क्या कहते थे, विहार कहते थे। तो विहार, बिहार का नाम साथियों बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार में साथियों बहुत से ऐसे धर्म है, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। जैसे राजगीर में करते थे, उदंतीपुर में करते थे, उदंतीपुर का विहार है, ठीक है, तक्षशिला का विहार है। तो इन सब विहार में साथियों क्या करते थे कि बौद्ध भिक्षु जो थे वहां पे निवास करते थे, इसलिए हम इसका नाम क्या पड़ गया, विहार। बिहार तो पड़ गया। अब क्या हुआ साथियों कि मुस्लिम आक्रमणकारी आए, और कोई भी शब्द बनता है जब उसका जो है तोड़ मरोड़ के अपभ्रंश भी बनता है, अपभ्रंश होगा, उसको तोड़ा मरोड़ा जाएगा। तो बिहार 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 करते करते वो बिहार हो गया। तो व से क्या हो गया, ब हो गया, इसलिए इसको हम बिहार कह दिए। तो बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु या बौद्ध जो अनुयायी थे यहाँ पे निवास करते थे, और यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे बौद्ध विहार बनाई गई थी, बौद्ध विहार बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम बिहार कहा गया। और बिहार इसलिए कहा गया, बिहार के बाद जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पे आक्रमण किए तो इसका नाम अपभ्रंश होके, इसका नाम जो है परिवर्तित होके, तोड़ मरोड़ करके इसका बिहार से क्या हो गया, बिहार हो गया। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बिहार के कुछ प्रमुख विशेषताएं, कि बिहार में आखिर में क्या क्या कुछ विशेषताएं हैं। साथियों एक चीज आप यहीं पे समझते चलना, बिहार साथियों एक प्राचीन, मतलब प्राचीन काल की एक नगरी है, प्राचीन काल का एक स्थल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब समझ रहे हो, जो ये 2000 साल तो है ही, उसके पहले जो 600 साल थी उससे पहले से बिहार हमारा, हमारा क्या था, ये हमारा यहाँ पे स्थापित है। बिहार में साथियों बहुत से प्राचीन अवस्थल हैं, बहुत से प्राचीन यहाँ पे स्मारक पाए गए हैं, बहुत से प्राचीन चीजें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, बहुत से प्राचीन धर्मों का यहाँ पे उद्भव हुआ है। तो इसलिए बिहार साथियों ना एक हमारा प्राचीन नगरी के रूप में भी जाना जाता है। बिहार मतलब कि हमारे, मतलब जो भारत है ना, भारत जो देश है, उसके भारत देश का जो हृदय स्थल के रूप में, मतलब कि जो प्राचीन काल में जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है उसके रूप में हम बिहार को देखते हैं। बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए साथियों ये यहाँ पे क्या थी कि बहुत सारी चीजों का यहाँ पे विकास संभव हुआ। गंगा नदी इसके मध्य से होके बहती है, तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके आसपास चीजें, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, किसान, खेती, अन्न उगाया गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे उगाई गई। इसलिए आक्रमणकारियों का ये बहुत सारा मतलब कि एक निगाह बन गया कि यहाँ पे आक्रमण करके हम यहाँ से धन संपदा बहुत इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसलिए बिहार हो गया। अगर हम बिहार की विशेषताएं की बात करें कि बिहार के आखिर में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो बिहार की अगर विशेषताओं पे जाएंगे तो साथियों सबसे पहले तो ये क्या है, ये प्राचीन काल से क्या है, संबंधित है। सबसे पहले क्या है, ये प्राचीन काल से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, अशोक के संबंधित है, जैन धर्म के महावीर जैन से संबंधित है। इसलिए प्राचीन काल से संबंधित होने के कारण ये हमारी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्राचीन काल से क्या है, संबंधित है। कहोगे सर अच्छी बात है, बहुत अच्छा। को प्राचीन काल से संबंधित मतलब समझ रहे हो ना, अशोक से लेके महात्मा बुद्ध से लेके और महावीर जैन से लेके बहुत से लोग यहाँ से संबंधित हैं, ठीक है, बिहार से। तो इसलिए ये हमारा बिहार राज्य जो है हमारा बहुत विशेषतापूर्ण हो जाता है।
ठीक है, कहोगे सर बिहार राज्य की और क्या विशेषता है? साथियों, बिहार राज्य का सबसे तो महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी कल्चर। कल्चर का मतलब उसकी जो भी रहन सहन है, उसकी जो भी संस्कृति है, वो उसकी वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, संस्कृति, बिहार की जो संस्कृति है, संस्कृति में साथियों जैसे उसकी भाषा है, भाषा में यहाँ पे क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है, मगधी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। इसकी जो भाषा है ये यहाँ पे क्या हो गई? बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। ठीक है, और कहोगे सर इसकी पूजा पद्धति, पूजा पाठ, जैसे यहाँ की जो छठ पूजा है, छठ पूजा है साथियों, ये विश्व स्तर पे इसको मनाया जाने वाला ये त्योहार बन गया है। इसको सिर्फ भारत देश में नहीं, विश्व में जो भी बिहार के जो भी हमारे लोग गए, जो भी जहाँ पे जाके बसे, वहां पे वो छठ पूजा मना रहे हैं और इसको एक वैश्विक रूप से इसको एक पहचान मिल रही है। इसकी जो भाषा हो गई, पूजा पद्धति हो गई, इसकी जो लोकगीत हो गई, जैसे लोकगीत में कजरी हो गई, और जो भी लोकगीत यहाँ पे गाई जाती है, जैसे होता है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो सोहर, सोहर हो गया, कजरी हो गया, ये सब यहाँ की इसकी जो संस्कृति है साथियों, ये बहुत ही मायने रखती है। यहाँ पे बहुत सारे विहार भी हैं, बहुत सारे यहाँ की जो कलाकृतियां हैं, बहुत सारी चीजें जो है इसकी विशेषताओं में ये सब सारी चीजें शामिल होती हैं। तो ये प्राचीन काल से संबंधित होने के कारण महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है इसकी संस्कृति जो है, उसकी ये भी संस्कृति जो है वो भी हमारे लिए इसकी बहुत बड़ी विशेषताएं के रूप में शामिल होती है। तीसरी साथियों इसकी सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैसे यहाँ के जो राजा महाराजाओं से लेके लोकतंत्र से लेके जो भी चीजें हैं वो प्राचीन काल से संबंधित होने के कारण भी हमारे मतलब कि महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे यहाँ पे साथियों सबसे पहले जो मगध साम्राज्य की स्थापना राजगीर में हुई थी वो बिहार में ही हुई थी। तो प्राचीन काल जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से बिहार में चीजें सारी डेवलप होती है और धीरे धीरे करके बिहार राज्य हमारा विकास करता है। तो विशेषताएं हो गई, नाम हो गई, ये सब सारी चीजें। जैसे यहाँ की सारी एक चीज और, आपको लिट्टी चोखा आपको बहुत ही फेवरेट है, यहाँ पे की डिश है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा एक विश्व स्तर पे बिहार का डिश के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ से बहुत सारे महान लोग भी पैदा हुए साथियों, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार में ही पैदा हुए थे। और एक चीज और, जो भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस का तो एक गढ़ माना जाता है कि बहुत सारे आईएएस पीसीएस जो है बिहार राज्य से ही निकलते हैं। तो ये सब सारी चीजें बिहार की विशेषताओं के रूप में आप देख सकते हैं और बिहार राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये बिहार का नाम समझ गए और बिहार की क्या समझ गए? बिहार की विशेषताएं समझ गए। अब हम यहाँ पे चलते हैं साथियों और आगे चल के देख लेते हैं कि आखिर में बिहार राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। बिहार राज्य को तो हमने समझ लिया कि आखिर में बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बिहार की कुछ विशेषताएं समझ गई, लिट्टी चोखा समझ गए, छठ पूजा समझ गए, कजरी समझ गए, सोहर समझ गए, तो ये सब सारी चीजें समझ गए, अब हम विशेषताएं समझ गए। अब हम चलते हैं साथियों इसके अगले टर्म पे और ये देखते हैं कि आखिर में बिहार राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो अगर हम स्थापना की बात करें कि स्थापना इसकी किस क्रम में कैसे कैसे हुई है, तो इसको समझ लेते हैं फटाफट। एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान से समझते चलना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसलिए इसको देखते चलना। तो बिहार राज्य की अगर हम स्थापना पे आते हैं तो ये चीज समझते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना आखिर में कैसे किस प्रकार हुई। आपको एक चीज पता होगा, आप जब इतिहास पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो इसमें ये आपको समझाया गया होगा कि 1905 में क्या हुआ था, हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? 1905 में हमारा बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है, तो 1905 से पहले क्या है, 1905 से पहले हमारा जो बिहार राज्य था वो बंगाल राज्य के अंडर ही आता था। बिहार कोई अलग टर्म नहीं था, वो बंगाल राज्य था और बंगाल राज्य के अंदर ही एक जो है वो बिहार आता था। बंगाल राज्य में कौन कौन आता था साथियों? बिहार था, आज का बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, जो बांग्लादेश बना है वो भी बांग्लादेश उसमें बंगाल राज्य में ही आता था। बांग्लादेश हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब कहाँ आते थे? ये बंगाल में आते थे। तो बंगाल जो साथियों 1905 के पहले जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो 1905 से पहले जो है बिहार कहाँ आता था? बंगाल राज्य के अंदर ही आता था, बंगाल राज्य में आता था। और बंगाल राज्य में कौन कौन था उसमें? पश्चिम बंगाल था, ये तो था ही, आज का बांग्लादेश था। ठीक है, आज का बांग्लादेश, आज का जो अभी वर्तमान का जो बांग्लादेश है वो, उसके बाद साथियों बांग्लादेश के बाद झारखंड, जो आज का झारखंड है वो था, आज का जो उड़ीसा था साथियों वो भी उस समय बंगाल राज्य में ही आता था, उड़ीसा, और बिहार तो था ही। ठीक है, जो आज का बिहार है वो बंगाल राज्य में आता था, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। अब क्या हुआ साथियों, 1911 में
बंगाल 1905 में तो बंगाल का विभाजन किया गया और 1911 में साथियों इसकी घोषणा कर दी गई कि बंगाल को विभाजन करके बिहार राज्य का क्या किया जाएगा, बिहार राज्य का क्या किया जाएगा, दिल्ली दरबार का 1911 में क्या किया गया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और बंगाल का विभाजन क्या कर दिया गया, कर दिया गया। फिर क्या होता है, अब आगे समझिएगा, 1911 में तो हो गया। उसके बाद क्या होता है साथियों, 22 मार्च 2012 को 22 मार्च 2012 करें 1912 को 22 मार्च 1912 को जो है बिहार राज्य को, बिहार राज्य की गठन की जो है मंजूरी दे दी जाती है, बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। क्या की जाती है, लिखते चलना साथ में कि बिहार जो राज्य है उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है, गठन की अधिसूचना जो है जारी कर दी जाती है कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। लिख लेना कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई। ठीक है, कहोगे सर अच्छी बात है। इसके बाद क्या होता है साथियों, 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है, बिहार राज्य का गठन हो जाता है। और उस टाइम के बिहार राज्य में कौन था, उस टाइम के बिहार राज्य में बिहार था, झारखंड था और आज का उड़ीसा था। ये 3 राज्य मिलके 1912 में बिहार राज्य का क्या हुआ, गठन हो गया। कहोगे सर अच्छी बात है। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उसके पहले बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, उड़ीसा और आज का बिहार, ये सारी चीजें शामिल थी। कहोगे सर अच्छी बात है। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और यहीं पे साथियों बंगाल के विभाजन की बात को बात चली और बोला गया कि बंगाल का विभाजन किया हो जाएगा, बंगाल का विभाजन किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की अधिसूचना जारी कर दी गई, मतलब बिहार राज्य को अलग कर दिया गया और पश्चिम बंगाल और ये सब बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई। इसलिए साथियों क्या हुआ, बिहार राज्य एक अलग राज्य बन गया और बिहार राज्य में 3 राज्य थे। कौन, बिहार था, आज का झारखंड था और आज का क्या था, उड़ीसा था। ये 3 चीजें हो गई। फिर 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ, बिहार राज्य का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिहार राज्य की स्थापना दिवस कब है, तो आप कहोगे सर ये 22 मार्च है। क्या कहोगे, 22 मार्च। तो बिहार का जो स्थापना दिवस है वो कब है, 22 मार्च। लिख लेना कि बिहार राज्य की स्थापना दिवस कब है, 22 मार्च, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अब तो ये हो गया, अब इसको लिख लेना, मिटा दे रहे हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, मतलब कि बिहार राज्य की स्थापना तो हो गई, लेकिन इसमें कौन कौन शामिल है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है। उसके बाद क्या होता है साथियों, 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, उड़ीसा का भी 1936 को क्या किया जाता है, उड़ीसा का क्या किया जाता है, उड़ीसा को बिहार राज्य से क्या किया जाता है, अलग एक राज्य बना दिया जाता है। उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब बिहार में कौन है, बिहार और झारखंड। और आगे चल के साथियों 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भी क्या किया गया, अलग करके एक राज्य बना दिया गया और उसके बाद बिहार, सिर्फ और सिर्फ बिहार बचा है, आज का बिहार। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भी क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कहोगे सर अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हमारी जो बिहार राज्य साथियों, इसकी स्थापना क्या हो जाती है, इसकी स्थापना होती है। जब बिहार राज्य का साथियों जब झारखंड को अलग किया गया, तो उस समय झारखंड को जब अलग किया गया, उस समय बिहार में साथियों, उस समय बिहार में कितने जिले थे, 37 जिले थे। कितने जिले थे, 37 जिलों को मिला के बिहार राज्य बना दिया गया और लगभग 14 जिले मिला के, लगभग 14 जिले मिला के झारखंड बना दिया गया। ठीक है, झारखंड बना दिया गया। वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 में एक जो 38वां जिला है वो अलवर है, अरवल, अरवल, जो 2001 में साथियों क्या किया गया, 2000 में तो झारखंड को अलग कर दिया गया और 2001 में क्या किया गया, अरवल को क्या किया गया, इसका 31वां जिला, क्या 38वां जिला बना दिया गया। तो 38वां जिला कौन है, अगर आपसे कोई पूछे कि 38वां जिला कौन है, तो कहिएगा अरवल है। 38वां जिला कब बना, तो कहिएगा सर 2001 में बना। बिहार जब गठन हुआ था, जब बिहार राज्य को झारखंड से अलग किया गया था, तो उसमें कितने जिले थे, तब उसमें 37 जिले थे। लगभग साथियों 54.5% जनसंख्या, मतलब क्षेत्रफल को अलग करके बिहार को दे दिया गया और लगभग साथियों 45.5% जो क्षेत्रफल है उसको देकर झारखंड को अलग कर दिया गया। तो 54% क्षेत्रफल जब अलग किया गया, तो 54% जो क्षेत्रफल है
वो बिहार को मिला, और लगभग 45.5% क्षेत्रफल जो है झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में शायद देख लेना एक बार, हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, 22 या 24 जिले हैं झारखंड में, ये देख लेना। अभी बिहार में क्या है, बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं, और 2001 में इसके जिला को अरवल जिला जो है इसका 38वां जिला बना। अरवल कहाँ है, अरवल कहाँ है देखना, ये पटना है, बिहार की राजधानी है पटना। पटना के बगल में ये नालंदा है, ये नालंदा है, नालंदा के बगल में जहानाबाद है, और जहानाबाद के ठीक बगल में ये अरवल है। तो अरवल जो है गया, औरंगाबाद और भोजपुर से सटा हुआ पटना से, मतलब अरवल यहाँ है। ये जो है ना, देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो है ये अरवल है, ये आपका नालंदा है, ये आपका क्या है जहानाबाद है, और जहानाबाद के बगल में क्या है, अरवल है। ठीक है, तो ये अरवल कौन सा जिला हो गया, इसका 38वां जिला हो गया। तो बिहार राज्य की स्थापना को आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग होने के बाद एक स्वतंत्र बिहार राज्य की, मतलब कि स्वतंत्र बिहार की मतलब बिहार राज्य बना। और इसमें कितने जिले हैं अभी वर्तमान में, 38 जिले हैं। और झारखंड अलग कर दिया गया कब, अगर पूछेगा कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया, तो 15 नवंबर 2000। और उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। कहोगे सर अच्छी बात है। बिहार की स्थापना दिवस बताओ फटाफट, बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च, बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, बिहार की स्थापना दिवस लिख लेना यहीं पे नीचे स्टार बना के, कि स्थापना जो दिवस है, बिहार की स्थापना जो दिवस है वो कब है, 22 मार्च। कहोगे सर अच्छी बात है। और 1 अप्रैल 1912 को क्या किया गया, बिहार राज्य को पूर्ण रूप से गठन किया गया। और उस समय बिहार में कौन कौन था, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा 1936 में अलग हो गया, और 2000 में झारखंड अलग हो गया। अभी बिहार 38 जिलों के साथ एक स्वतंत्र रूप से बिहार राज्य की गठन हुई। ठीक है, कहोगे सर अच्छी बात है। स्थापना भी समझ में आ गई कि किस प्रकार से स्थापना दिल्ली दरबार से लेके आज के तक बिहार की क्या स्थिति है, ये समझ में आ गई। अब नेक्स्ट समझाओ। तो बिहार राज्य की स्थापना के बाद हम चलते हैं बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार को समझते हैं। बिहार की अवस्थिति, बिहार की स्थिति को देखते हैं कि बिहार आखिर में लोकेटेड कहाँ है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, इसको हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं है, सब कुछ आपको दिमाग में आपको यहीं पे बैठ जाएगा, आप आराम से एग्जाम में दे पाओगे। डायरेक्ट एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, बिहार में जिले कितने हैं, 38वां जिला कब है, झारखंड को कब अलग किया गया, ये सब वनडे मतलब कि बिहार एग्जाम में मतलब डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आखिर में क्या क्या है। तो बिहार की अगर अवस्थिति की बात करें साथियों, तो जो बिहार राज्य है ये सबसे पहले देखना है कि आयताकार में बिहार राज्य बनाया गया। क्या है, बिहार राज्य की अवस्थिति क्या है, बिहार राज्य कैसे है, बिहार राज्य एक लगभग आयताकार रूप में बिहार राज्य है। कहोगे सर अच्छी बात है। बिहार राज्य साथियों जो है वो उत्तर में किससे घिरा हुआ है, उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है। ध्यान से समझना, बिहार राज्य जो है उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है, दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है, पश्चिम में, पश्चिम नहीं है ये पूरब है, ये पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, इधर ईस्ट है उधर वेस्ट है। तो पूरब में किससे घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से। ये उत्तर प्रदेश है इसलिए उत्तर मत समझ लेना उसको, उत्तर प्रदेश से कहाँ घिरा हुआ है, पश्चिम में। और पूरब में किससे घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल से, उत्तर में नेपाल से, और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। कहोगे सर अच्छी बात है। भारत में ये कहाँ है, भारत के मैप में अगर हम इसको देखें, जैसे ये आपका मान लेते हैं एक भारत है, हमको मैप बनाने नहीं आता साथियों, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बस ऐसे आपको आउटलाइन समझा देते हैं। तो ये जो बिहार राज्य है साथियों, ये जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य है साथियों, ये बिहार राज्य ये आपका यहाँ स्थित है। बिहार राज्य कहाँ है, इसके लगभग पूर्व में है, ईस्ट में है, ईस्ट में, उत्तर में, पूर्व में, उत्तर उत्तर पूर्व में। तो भारत में अगर पूछे कि भारत में इसकी स्थिति क्या है, तो भारत में इसकी स्थिति क्या है ना, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो बिहार राज्य भारत में कहाँ है, भारत के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो बिहार लिख लेना, मेरे साथ साथ लिखते रहना। उत्तर में कौन है, नेपाल, दक्षिण में कौन है, झारखंड, पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश। कहोगे सर अच्छी बात है। बिहार राज्य साथियों भारत के 3 राज्यों से घिरा हुआ है, कौन कौन, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और बिहार राज्य की सीमा जो है एक अंतरराष्ट्रीय मतलब कि एक विदेशी देशों से लगती है, एक विदेशों से लगती है, एक मतलब कि अन्य देशों से लगती है। वो अन्य देश कौन है, नेपाल। अगर आपसे पूछे कि क्या बिहार राज्य की सीमा किसी अन्य देश से भी लगती है, तो कहना हाँ, किससे लगती है, नेपाल। और नेपाल से साथियों 7 जिले इसके साझा करती है, कौन कौन सी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले जो है साथियों, ये बिहार जो है नेपाल से साझा करती है। कौन कौन, पश्चिम, पूर्वी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज।
इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक डेवलप किया है। आपको याद मतलब उतना दिमाग नहीं लगाना है, रटना नहीं है। आप एकदम अच्छे से बस एक ट्रिक के माध्यम से आप समझते चलिए, हमें कहानी के रूप में आपको समझा देंगे। हमने मतलब जो हमने खुद से डेवलप किया है, ये मैंने अपने सोच के डेवलप किया है। आपको शायद अच्छा लगे तो आप उसको समझ लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ दीजिएगा। हमने मतलब ये सोचा कि यार याद करने का एक ट्रिक अपनाया जाए, तो हमने क्या किया, हमने एक ट्रिक बनाया कि पश्चिम से लेके पूरब तक, पश्चिम से लेके पूरब तक जो सीता माता है, पश्चिम से लेके पूरब तक सीता माता की जो मधु रूपी वाणी है, मधु रूपी जो वाणी है, मतलब कि जो मधु रूपी मतलब जो प्रिय वाणी है, मधु रूपी जो वाणी है, वो बहुत ही क्या है, सुंदर है। और उनका जो रूप है वो किशन जी के समान है, मतलब वो जो उनका जो रूप है वो कृष्ण जी की सुंदरता से क्या करता है, वो मिल खाता है। तो पश्चिम से लेके पूरब तक जो सीता माता है, उनकी जो मधु रूपी वाणी है, पश्चिम से लेके पूरब तक जो सीता माता है, उनकी जो मधु रूपी वाणी है, वो बहुत ही क्या है, सुंदर है। और उनकी जो रूप है वो कृष्ण जी के समान है, मतलब कृष्ण जी और सीता माता का जो सुंदरता है वो एक समान रूप से है। ठीक है, ये अगर आप थोड़ा सा भक्ति भाव से अगर आप विभोर होकर इस चीज को देखेंगे तो आपको शायद एकदम दिमाग में याद हो जाएगा कि पश्चिम से पूरब मतलब पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीता माता मतलब सीतामढ़ी, सीता माता की जो मधु रूपी वाणी है मतलब मधुबनी, मधु रूपी वाणी है जो सुंदर है, सुंदर का मतलब क्या है, सुपौल। और सुंदर रूपी वाणी जो है, मधु रूपी वाणी जो है सुंदर है। और जो उनका रूप है, रूप मतलब अररिया, ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उनकी जो रूप है अररिया जो है, उनकी जो रूप है वो क्या है, किशन जी के समान है, मतलब कि किशनगंज। ठीक है, तो ये 7 जिले आपके कहाँ हो गए, ये आपके नेपाल से सटे हुए हैं। 67वीं या 66वीं में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल से सटे हुए नहीं है, नेपाल से सटे हुए जिले नहीं है। उसमें एक ऑप्शन था कटिहार का। तो अगर आपको याद रहेगा कि पश्चिम से पूरब तक सीता माता की जो मधुर रूपी वाणी है वो सुंदर है, और उनका जो रूप है वो किशन जी के समान है। ठीक है, तो आप शायद ये 7 जिलों पर आराम से याद कर पाओगे। तो आप 7 जिलों याद कर लिए। उसमें एक कटिहार ऑप्शन था, तो आपको अगर याद रहता तो आप सीधे मान लेते कि कटिहार जो है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, कटिहार नेपाल से सटा हुआ नहीं है। तो ये इसकी क्या हो गई, नेपाल से सटे हुए राज्य की हो गई। नेपाल एकमात्र मतलब कि बिहार से सटा हुआ एक देश है, एक मतलब अन्य देश है जो नेपाल बिहार से सटा हुआ है। तो नेपाल एक देश जो मतलब भारत देश से बाहर एक देश है जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बिहार से। ठीक है, और पश्चिम बंगाल और झारखंड, और इसकी बात आती है उत्तर प्रदेश की। अगर हम पश्चिम बंगाल से बात करें तो पश्चिम बंगाल से साथियों बिहार की 3 जिले सीमा साझा करती हैं। कौन कौन से जिला है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया कौन, पप्पू यादव वाला, जो अभी लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे थे ना, वही पप्पू यादव, जो कहें कि हमको हिजड़ों की फौज है भारत में, अभी हम 24 घंटे में हमको भारत सरकार मौका दे दे तो पूरा खत्म कर देंगे। और उसके बाद कहने लगे अरे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, हम नहीं बोल रहे थे, उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो यही पप्पू यादव कहाँ का सांसद है, पूर्णिया सांसद है, इंडिपेंडेंट। वो मतलब कि कोई पार्टी से नहीं, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, तो इंडिपेंडेंट लड़ गए और यहाँ से क्या हो गया, सांसद बन गए। तो पश्चिम बंगाल से 3 जिले साझा करती है। 3 जिले कौन कौन सी है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसको कहोगे सर आपने कैसे याद किया है, इसको कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद कर लो कि कृष्ण जी को, किशन जी को, कृष्ण जी को पूर्णिमा के दिन एक हार की माला पहनाया जाता है। कृष्ण जी को पूर्णिमा के दिन हार पहनाया जाता है, कृष्ण जी को पूर्णिमा के दिन हार पहनाया जाता है। इसलिए हम इसको याद कर लिए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब तक सीता माता की जो मधु रूपी वाणी है वो सुंदर है, और उनका जो रूप है मतलब अररिया जो है उनके किसके समान है, वो किशन जी के समान है। और किशन जी को पूर्णिमा के दिन क्या चढ़ाया जाता है, हार की माला पहनाई जाती है। तो ये हमारी 7 और 3 10 जिले है। तो किशनगंज दोनों में, किशनगंज देखो, किशनगंज आपकी नेपाल से भी सीमा साझा करती है, और किशनगंज जो है आपकी पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करती है। कटिहार जो है, देखना कटिहार जो है वो यहाँ तक साझा करती है पश्चिम बंगाल से, और यहाँ के बाद जो है आपकी सीमा साझा करती है किससे, झारखंड से। अब बारी आती है झारखंड और उत्तर प्रदेश की। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं आपको। और ये जो भी जिले हैं, जो भी जिले हैं, 8 जिले और 8 जिले, ये आपको आराम से याद हो जाएंगे। झारखंड जो है साथियों 8 जिले सीमा साझा करती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और वहीं उत्तर प्रदेश भी 8 जिले सीमा साझा करती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब 8 जिले की बात आ गई है। अब यहाँ पे हम आराम से एक कहानी के माध्यम से इसको हम याद करेंगे। ये दोनों आई होप आपको याद हो गया होगा कि किशन जी को पूर्णिमा के दिन हार की माला पहनानी है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश और झारखंड। एक कहानी आपको सुनाते हैं। साथियों दो दोस्त थे, एक का नाम था गोपाल और एक का नाम था क्या, रोहित। एक का नाम था गोपाल और एक का नाम था रोहित। ठीक है, गोपाल को रोहित से मिलने की बहुत इच्छा करती है, सोचता है कि चलते हैं रोहित से मिल के आते हैं।
तो गोपाल निकलता है रोहित से मिलने के लिए। और रोहित जो है साथियों, इसी बीच में उसको लव की बीमारी हो गई है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। और वो अपने दिन भर गर्लफ्रेंड से लगा रहता था रोहित, और वो गोपाल से बात ही नहीं करता था। तो गोपाल सोचा कि यार क्यों ना हम उससे मिल के आते हैं, कहाँ है उसको हम पता करते हैं, ये मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, चलो उससे मिल के आते हैं। तो गोपाल क्या करता है साथियों, वो निकल जाता है कहाँ, रोहित से मिलने के लिए। और रोहित को प्यार हो गया है, रोहित को एकदम ट्रू लव हो गया, सच्चा वाला प्यार हो गया किसी से। अब वो एकदम दिन रात उसी के पीछे पागल है, अपने दोस्तों से बातचीत नहीं कर रहा है। तो गोपाल साथियों निकलता है रोहित से मिलने के लिए, और वो सिवान और सारण होते हुए निकलता है। क्या निकलता है, गोपाल जो है सिवान और सारण होते हुए निकलता है रोहित से मिलने के लिए। गोपाल सिवान और सारण होते हुए निकलता है। रास्ते में उसको भूख लग जाती है और वो भोजन करने क्या होता है, भोजन करने रुक जाता है। भोजन करता है, आराम से भोजन करता है। भोजन पानी करने के बाद अपना अटैची लिया रहता है, बक्सा लिया रहता है। वो अपना बक्सा उठाता है और वहां से निकलता है। बाहर निकलता है, देखता है बहुत सुंदर दृश्य है। तो दृश्य देखते हुए अपना बक्से में से अपना कैमरा भी निकाल लेता है, या अपने मोबाइल फोन का अपना कैमरा निकाल लेता है, और सारी चीजों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद रोहित के पास पहुंच जाता है मिलने के लिए। तो गोपाल जो है वो सिवान और सारण होते हुए रोहित से मिलने के लिए जा रहा है। बीच में रास्ते में रुकता है, कहीं वो भोजन करता है। भोजन करने के बाद वो अपना अटैची या बक्सा उठाता है, बाहर निकलता है, देखता है उसमें से मौसम बहुत सुहाना है या प्राकृतिक सौंदर्य है। वहां पे अपनी जो है बक्सा में से अपना वो निकालता है कैमरा, कैमूर, और फिर रोहित के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर और वो रोहतास, ये चीजें जो है 8 जिले जो है साथियों, ये किससे सटी हुई है, पश्चिमी चंपारण से लेके भोपाल, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये किससे सटी हुई है, किससे सटी हुई है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 8 जिले हैं, कौन कौन सी, पश्चिम से गोपाल निकलता है, पश्चिम से गोपाल निकलता है, ध्यान देना मेरी बातों को, लास्ट बार रिविजन कर रहे हैं। पश्चिम से गोपाल निकलता है, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज, सिवान और सारण होते हुए वो जाता है, किसी भोजनालय में रुकता है, भोजनालय का मतलब भोजपुर, भोजनालय रुकता है, वहां पे भोजन करता है भोजपुर में। उसके बाद वहां से वो निकलता है, और भोजन करने के बाद वो अपना अटैची उठाता है, बक्सा उठाता है, वो हो गया बक्सर। और उस देखता है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, तो बाहर अच्छा मौसम है इसलिए वो अपना कैमरा निकाल लेता है, तो कैमूर हो गया। कैमरा निकालता है और उसके बाद वो रोहित के पास चला जाता है, तो रोहतास हो गया। ये 8 जिले साथियों जो है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण मेरे साथ बोलो, पश्चिमी चंपारण, भोपाल, सिवान, सारण, भोजपुर, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, ये कहानी के रूप में आप याद कर लोगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। आराम से आप इस चीज को एक बार दो बार कहानी जब सोचोगे ना, आपको याद हो जाएगा। अब आता है भैया और रोहित के पास, अब ये उत्तर प्रदेश की तो खत्म हो गई बात। अब झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड से कितने जिले सटे हुए हैं। तो झारखंड से भी साथियों 8 जिले हमारी सीमा साझा करती है, मतलब कि बिहार। कौन कौन से जिले, इसको कैसे याद करें, तो आप देखना। अब गोपाल आ गया, पश्चिम से निकलता है, रोहित के पास आ जाता है, सिवान सारण होते हुए, भोजन करते हुए, कैमरा निकालते हुए, बक्सा उठाते हुए आ गया किसके पास, आ गया वो रोहित के पास। और जब रोहित के पास आता है, तो रोहित के पास आता है तो देखता है कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकल गया। रोहित जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकल गया। रोहित इसका फोन ही नहीं उठा रहा था, रोहित को पता ही नहीं कि मेरा दोस्त आ रहा है। और दोस्त दोस्त कहाँ मैंने रखते हैं गर्लफ्रेंड के आगे। वो निकल गया अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ निकल गया, रोहित जो है औरंगाबाद गया। कहाँ गया, रोहित की गर्लफ्रेंड औरंगाबाद रहती है, रोहित जो है औरंगाबाद गया। और वो ये सोच के गया था कि इस बार जा रहे हैं ना, तो उसके अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से बात कर लेंगे, और वहां पे जो है हम उनके जो है, मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया था, अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया था कि हम आपके घर के क्या बनेंगे, जमाई बनेंगे। अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया था हम आपके घर की जमाई बनेंगे। इसी के लिए उसकी उसकी गर्लफ्रेंड बोली कि आ जाओ मेरे पप्पा से बात कर लो, और अगर पप्पा कह दें कि हाँ कर लो तो कर लेना। तो रोहित जो है साथियों क्या करता है, वो औरंगाबाद गया, क्योंकि वो वादा किया था अपनी गर्लफ्रेंड को क्या, जमाई बनने के लिए। लेकिन मैटर यहीं पे फंस जाता है। मैटर क्या फंस जाता है, मैटर यहीं पे फंस जाता है कि जो उसकी जो पप्पा हैं, वो क्या करते हैं, बांका समझते हो, बांका, गड़ासा, वो बांका उठाते हैं और उसको दौड़ा लेते हैं। वो वहां से भागता है, मतलब उसको काटने के लिए गड़ासा से दौड़ा लेते हैं, कटिहार मतलब काटने के लिए उसको बांका लेके दौड़ा लेते हैं, और वह क्या करता है, वो भाग जाता है। तो ये हमने फनी रूप में आपको समझाए हैं। वो भागते हुए आता है, कहता है गोपाल भाई बचा लो, गोपाल भाई बचा लो, नहीं तो आज ये इसके पापा तो मेरी जान ले लेंगे। तो ये हमने थोड़ा मजाकिया होगा, लेकिन याद करने के लिए आपको बहुत सही है। तो क्या है, रोहित भाई औरंगाबाद गया, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि वह वादा किया था, मतलब कि नवादा,
वादा क्या किया था कि हम आपके घर की क्या बनेंगे, जमाई बनेंगे, जमाई, जमुई हो गया, जमाई बनेंगे। लेकिन उसके पप्पा जो है उसको काटने के लिए बांका लेके क्या करते हैं, दौड़ा लेते हैं और भागता है। भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, बांका हो गया। आई होप आप लोग इस कहानी के आराम से आप भी कहानी बना सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैंने जो सोचा, मैंने जैसे याद किया है, मैंने आपको वो चीजें बता दी। तो आप इसको आराम से ये चीज समझ गए कि बांका, भागलपुर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, ये 8 जिले जो है झारखंड से सटे हुए हैं। पटना जो है साथियों इसकी राजधानी है। पटना जो है भोजपुर, सारण और नीचे ये आपको बताया ना, ये जो अरवल है, अरवल जो इसका 38वां जिला है, वो यहाँ पे स्थित है। इसके बगल में जहानाबाद है, जहानाबाद के बगल में नालंदा है, ये इससे सटा हुआ जिला है। ठीक है। इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात कर लें। अक्षांशीय विस्तार साथियों इसकी 24, 20, 10 ये नॉर्थ में है और 27, 3, 15 ये नॉर्थ, दोनों नॉर्थ में। अब आप एक चीज नहीं समझ पा रहे हो कि सर दोनों नॉर्थ क्यों लिखे हैं। तो आप जब भूगोल आप पढ़े होंगे तो जैसे ये ग्लोब है, ये इसकी अक्षांश होती है, अक्षांश रेखा होती है। ठीक है। अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है। और ये सब 90 रेखाएं होती है, 90 ऊपर, 90 नीचे और एक बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे जो है साथियों भारत जो है हमारा, भारत जो है उत्तर में स्थित है। भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तर पूर्वी अक्षांश में। तो भारत उत्तर पूर्वी अक्षांश में, इसलिए भारत की जो भी अक्षांशी होगी वो सब की सब क्या होगी, यहाँ भी 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये जितनी भी डिग्री होगी ये सब नॉर्थ होगी, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। और इसके नीचे जो होगी ये 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, इसलिए साउथ में। तो भारत पूर्ण रूप से कहाँ है, ग्लोब पे अगर अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो भारत जो है पूर्ण रूप से कहाँ है, भारत पूर्ण रूप से उत्तर में स्थित है। इसलिए भारत की जो भी अक्षांशीय विस्तार होगी सबके सब क्या लिखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। ठीक है। भारत का जो नॉर्थी उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार है साथियों, और 8 4 से 37 6 है। ठीक है। 8 4 से 37 6 उत्तरी विस्तार से, उत्तरी विस्तार है। 8 4 से और 68 7 से 97 25 जो है इसका देशांतरी विस्तार है। 68 7 से 97 25 इसका देशांतरी विस्तार है। और 8 4 से 37 6 जो है इसका उत्तरी विस्तार है। तो 8 4 से 37 6 के बीच में ही हमारा बिहार भी है। बिहार जो है वो 24, 20, 10 नॉर्थ से लेके 27, 31, 15 जो है नॉर्थ में शामिल है, याद कर लेना। और ये जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और इसी में साथियों ये होता है देशांतरी, देशांतरी विस्तार। तो भारत जो है पूर्ण रूप से कहाँ है, पूरब में स्थित है, इसलिए इसका देशांतरी विस्तार भी क्या होगा, इसका देशांतरी विस्तार भी ईस्ट ही लिखते हैं। तो हमारा जो भारत है, हमारा जो बिहार है वो 88 17 40 ईस्ट से लेके 83 19 25 जो है ईस्ट में स्थित है। ठीक है। कहोगे सर अच्छी बात है, अक्षांशीय विस्तार ही बता दिए, देशांतरी विस्तार ही बता दिए, और हमको ये भी बता दिया कि कितने देशों से घिरा, कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कौन से देश से घिरा हुआ है, और किससे कितने जिले सटे हुए हैं, ये भी चीजें बता दिए। अगर पूछे कि इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला तो कौन है, किशनगंज। अगर आपसे पूछे कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला, अगर एग्जाम में पूछ ले कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तो कहना किशनगंज। सबसे दक्षिणी जिला तो कहना गया, गया जो है इसका सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे उत्तरी जिला तो कहना पश्चिमी चंपारण, और अगर पूछे कि सबसे पश्चिमी जिला तो कहना कैमूर। तो कैमूर जो है इसका सबसे पश्चिमी जिला है। अगर क्षेत्र मतलब की लोकेशन देखोगे, सबसे पश्चिम में कैमूर है, सबसे पूर्व में किशनगंज, सबसे दक्षिण में गया, और सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण। ये आपकी एक हम मोटा मोटी बिहार के राज्य के बारे में आपको समझा दिए। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च। बिहार में कितने जिले हैं, लिख लेना। स्थापना दिवस, स्थापना दिवस कितना है, 22 मार्च। हो गया सर, सही है। इसके बाद जिला कितना है, जिला कितना है, 38 जिला है। कहोगे सर सही बात। कितने देश से घिरा हुआ है, तो एक देश से घिरा हुआ है। कौन सा देश है वो, नेपाल। कितने राज्य से घिरा हुआ है, 3 राज्य से घिरा हुआ है। कौन कौन सा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। पूछ ले कि पश्चिम बंगाल कितने जिलों से सटा हुआ है, तो सीमा साझा करता है, तो कहना 3। नेपाल 7, झारखंड उत्तर प्रदेश 8 और 8। याद कर लेना सारी चीजें। ठीक है। ये हो गई। अब बात आती है साथियों इसकी क्षेत्रफल की। क्या है, इसकी क्षेत्रफल कितनी है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें साथियों, तो क्षेत्रफल साथियों है 3 तिरिक के 9 और 4 चौक के 16, इतना वर्ग किलोमीटर। होगा सर ये क्या किए, 3 तिरिक के 9 4 चौक के 16, तो हमने इसको याद किया है, ये यहाँ पे 3 कर लिए, यहाँ पे 9 कर लिए, और 4 चौक के 16। ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
94,163 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो कहना सर 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 12वां। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि बिहार जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में कौन से नंबर पे है, तो कहना सर 12वें नंबर पे है। ठीक है, अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें कि आखिर में इसकी जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के आधार पे, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पे इसकी जो जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या साथियों इसकी है 10,40,99,452 इसकी जनसंख्या है। इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो अभी हाल फिलहाल में जो बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई है, वो जातिगत जनगणना के आधार पर इसकी जो जनसंख्या है, ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है कितनी, 10,40,99,452। लेकिन अगर जो अभी कराई है जातिगत जनगणना, जो अभी 24 में कराई थी, 23 में, 24 में इसका आया था, इसके आधार पर इसकी जनसंख्या कितनी है, तो इसके आधार पर इसकी जनसंख्या हो गई है 13,07,25,310। कहोगे सर अच्छी बात है। अब कहोगे सर बिहार जो राज्य है ये जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो जनसंख्या के आधार पे साथियों भारत में कौन सा स्थान है, भारत में इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, भारत में इसका तीसरा स्थान है। कहोगे सर अच्छी बात है। तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत में कौन सा स्थान है, तो कहोगे सर 12वां। जनसंख्या के आधार पे कौन सा स्थान है, कहोगे सर तीसरा। जनसंख्या टोटल कितनी है, 13,07,25,310। ये जातिगत जनगणना वाला जो बिहार सरकार ने खुद से कराई है, और जो सेंट्रल कराती है जो 2011 की जो 10 की जनगणना जो कराती है 10 वर्ष पे जो होती है, उसके आधार पर इसकी जनसंख्या है 10,40,99,452। होगा सर अच्छी बात है। क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है क्षेत्रफल है। जिला कितने हैं, 38। स्थापना दिवस कब है इसकी, 12 मार्च। और ये जिले विले आपको हम समझा दिए, ये सब आप लिख लेना। ठीक है, कहोगे सर अगला बताओ कुछ। एक चीज यहीं पे और समझो कि इसकी जो है ये इसकी क्या है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई, अगर चौड़ाई की बात करें, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3, 4, 5। कहोगे सर ठीक है इतना किलोमीटर है, कहोगे हाँ। तो इसकी जो लंबाई है साथियों वो कितनी है, 345 किलोमीटर। कहोगे सर ठीक है, चौड़ाई भी बता दो। तो इसकी जो साथियों चौड़ाई है, इसकी साथियों चौड़ाई जो है 3, 4 दूनी 8। कहोगे सर ये तो सही है, 483 किलोमीटर। तो मतलब जो इसकी लंबाई है, ये जो लंबाई है इसकी नॉर्थ से साउथ वाला जो इसकी लंबाई है वो कम है, ये अपेक्षा इसकी क्या है, ये चौड़ा है। तो 483 इधर से इधर है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 483 है, और अगर इसको लंबाई में नापेंगे तो 345 है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि बिहार की जो लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो कहना नहीं, लंबाई कम है चौड़ाई अधिक है। लंबाई कितनी है, 3, 4, 5। चौड़ाई कितनी है, 3, 4 दूनी 8। कहोगे सर अच्छी बात है, लंबाई चौड़ाई भी पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया, जनसंख्या पता चल गया, कौन सा स्थान है ये भी पता चल गया। ठीक है, तो ये इसकी साथियों हो गई अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति एवं विस्तार को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किए, क्योंकि यहाँ से साथियों क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट बन जाता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा कि इसकी जनसंख्या कितनी है, कभी कभी डायरेक्ट एकदम पूछ देता है कि आखिर में इसकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं साथियों। अवस्थिति एवं विस्तार को तो हम समझ लिए, अब हम एक चीज और समझते हैं साथियों, इसकी जो है राजकीय प्रतीक क्या क्या है। फटाफट समझते हैं कि राजकीय प्रतीक आखिर में है क्या क्या। तो हेडिंग देना राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक क्या क्या है, तो राजकीय प्रतीक में क्या क्या है, जैसे पहला है कि इसका जो है राजकीय चिन्ह क्या है, इसका जो है राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, राजकीय वृक्ष बोधि वृक्ष नहीं है, ये ध्यान देना कि राजकीय जो चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है, राजकीय जो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा राजकीय वृक्ष कौन सा है, उसमें आपको बोधि वृक्ष मिले तो आप ये टिक मत लगा देना, बोधि वृक्ष इसका राजकीय चिन्ह है। ये एक वृक्ष के रूप में ऐसे ऐसे एक वृक्ष बनाया गया है, और इसके दोनों ओर जो है 2 स्वास्तिक बनाए गए हैं। ठीक है, इसके दोनों ओर 2 स्वास्तिक बनाए गए, ये इसका राजकीय क्या है, चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है। और कहोगे सर राजकीय वृक्ष क्या है,
तो राजकीय वृक्ष जो है इसका वो क्या है, पीपल है। ठीक है, तो इसका जो राजकीय जो वृक्ष है साथियों, वो क्या है, पीपल है। राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु बैल। राजकीय फूल, लिखते चलना, राजकीय फूल क्या है, गेंदा। राजकीय जो चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। राजकीय वृक्ष क्या है, वो पीपल है। राजकीय पशु क्या है, बैल है। राजकीय फूल क्या है, वो गेंदा है। और उसके बाद जो आते हैं राजकीय मछली, राजकीय मछली क्या है, तो ये कहना मांगूर। राजकीय मछली क्या है, मांगूर है। राजकीय फूल क्या हो गई, गेंदा हो गई। राजकीय पशु क्या हो गई, बैल हो गई। राजकीय वृक्ष क्या हो गई, राजकीय वृक्ष क्या हो गई, पीपल। और राजकीय चिन्ह क्या हो गई, बोधि वृक्ष। अब दूसरा आता है राजकीय गीत क्या है, और राजकीय गीत, और एक आता है प्रार्थना गीत। दो चीजें समझते हैं, राजकीय गीत और राजकीय प्रार्थना गीत। जो राजकीय गीत है साथियों, ये है कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। ये राजकीय गीत है। राजकीय गीत क्या है, लिखना, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। ये इसकी राजकीय गीत है। इसके इसके जो गीतकार हैं वो सत्यनारायण है, और इसके जो संगीतकार हैं वो शिव प्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो इसके जो गीतकार हैं वो सत्यनारायण है। क्या है गीत, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार, तुझको सत सत बंधन बिहार, ये इसकी गीत है। और इसकी जो प्रार्थना गीत है कि मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। उसके आगे भी बहुत सारी गीत है, तो आपको हम एक मोटा मोटी बताते हैं कि आज की जो गीत है वो है मेरी मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये इसकी राजकीय गीत है, प्रार्थना गीत है। और राजकीय जो गीत है वो राजकीय गीत क्या है, राजकीय गीत और प्रार्थना गीत दोनों में अंतर होता है, ध्यान से समझना। राजकीय गीत जो है वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन विहार। इसमें है आगे चल के कि जहां वाल्मीकि की रामायण, जहां जहां बौद्ध धर्म की न्याय है, ऐसे करके बहुत बड़ी गीत है। आप उसको यूट्यूब पे जाके सुन सकते हो। आप डालोगे बिहार के गीत, बिहार का राजकीय गीत, तो आ जाएगा। तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार, तुझको सत सत बंधन विहार। और इसके गीतकार कौन है, इसके गीतकार कभी कभी पूछ देता है, तो इसके गीतकार हैं सत्यनारायण। ठीक है, सत्य नारायण। और अगर राजकीय गीत प्रार्थना गीत की अगर बात करें, अगर प्रार्थना गीत की, तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये इसकी क्या है, प्रार्थना गीत है। ये आपकी राजकीय प्रतीक हो गई, राजकीय चिन्ह, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय फूल, राजकीय मछली, राजकीय गीत और प्रार्थना गीत। राजकीय अगर भाषा की बात करें, ठीक है, अगर हम भाषा की बात करें कि भाषा यहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती है, तो अगर हम भाषा की बात करें, राजकीय भाषा, तो सबसे पहले हिंदी था, और उसके बाद में राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को भी अब क्या किया गया, शामिल कर लिया गया। तो राजकीय भाषा इसकी क्या है, हिंदी है और उर्दू है। ठीक है, कहोगे सर अच्छी बात है, ये भी चीजें हो गई। तो ये इसकी राजकीय प्रतीक है। कभी कभी एग्जाम में, वनडे एग्जामों में या पीसीएस के एग्जामों में भी कथन में 2-3 कथन देके उसमें पूछ सकता है कि भाषा, वृक्ष, पशु, पक्षी, बैल, ये सब सारी चीजें पूछ सकता है। तो ये आपको राजकीय प्रतीक के रूप में इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहोगे सर अच्छी बात है, राजकीय प्रतीक भी हमको पता चल गया। राजकीय मछली मांगूर है, राजकीय फूल गेंदा है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, पक्षी सर नहीं लिखे थे ना, पक्षी, पक्षी भी लिख लेना। राजकीय पक्षी कौन है, गौरैया। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय मछली, राजकीय फूल, राजकीय पशु, और ये राजकीय गीत, प्रार्थना गीत, राजकीय प्रतीक चिन्ह, ये सब सारी, राजकीय वृक्ष, ये सब सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन है, गौरैया है। अब हम इसके बिहार में हम एक नेक्स्ट पे चलते हैं और हम देखते हैं फटाक से कि प्रशासनिक विभाजन इसका किस प्रकार से किया गया है, मतलब इसकी प्रशासनिक रूप से इसको कैसे कैसे बांटा गया है। प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक रूप से मतलब कि अगर किसी भी राज्य के, इतने बड़े राज्य की अगर हम प्रशासन चलानी है, तो इसको किस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो प्रशासनिक विभाजन में सबसे पहले हम आपको बताएं कि जिला कितने जिलों में बांटा गया है। जिला कितना है, 38। कहोगे सर अच्छी बात है, जिला हो गए 38, कहोगे सर ठीक है। प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल, कहोगे प्रमंडल सर यहाँ पे 9 है। और एक चीज यहाँ पे देखना कि जो पटना, पटना भी एक प्रमंडल है। पटना क्या है, एक प्रमंडल है। यहाँ पे अगर पूछे कि बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में कह रहा 9 प्रमंडल है। पटना भी एक प्रमंडल है। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। कौन कौन सी, पटना, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 5 हो गए, और एक नालंदा।
तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 6 जिले जो हैं आपके पटना प्रमंडल में आते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन? पटना के बगल में यहाँ पे नालंदा है, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये आपके क्या है? 6 जिले हैं। अच्छा, एक चीज देखना कि कैमूर की क्या बाउंड्री जो झारखंड से लग रही है? कैमूर की साथ में बाउंड्री झारखंड से नहीं लग रही है। देखना, कैमूर की जो बाउंड्री है वो झारखंड से नहीं लग रही है। झारखंड की बाउंड्री रोहतास से शुरू हो रही है, रोहतास से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? कटिहार तक। तो कैमूर की बाउंड्री जो है साथियों उत्तर प्रदेश से लगती है। और क्या रोहतास की बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगती है? तो रोहतास के साथियों देखना, छोटी, इतनी छोटी सी बाउंड्री जो है वो लगती है उत्तर प्रदेश से भी। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा जिला है साथियों, शिवहर। कौन सा जिला है? शिवहर। और जो शिवहर जिला है साथियों, इसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती। ध्यान देना, कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है, और इसमें एक ऑप्शन दे देगा शिवहर का। तो शिवहर जो है साथियों ये अंदर गया है, मतलब कि बिहार राज्य के अंदर है, इसकी सीमा कोई साझा नहीं करती किसी भी राज्य और देश से, इसलिए शिवहर यहाँ पे। ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है। तो अगर हम जिला की बात करें तो जिला कितनी है? 38। और प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल हो गए 9। नगर निगम की बात करें, लिखते चलना कि अगर नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम है साथियों यहाँ पे 19 नगर निगम है। अगर हम पंचायत की बात करें कि कितने पंचायत है, तो पंचायत है साथियों 8058। 8058 साथियों पंचायत है। नगर परिषद की बात करें, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पंचायत, और एक हो गया पुलिस राज्य, पुलिस जिला नहीं होता जैसे कमिश्नरेट प्रणाली जहाँ पे लागू है, तो पुलिस जिला। ऐसे कितने जिले हैं जहाँ पे पुलिस जिला जिसको कमिश्नरेट प्रणाली लागू है? तो पुलिस जिला हो गए साथियों 40। 40 जिला में पुलिस प्रणाली लागू है। 154 जो है वो नगर पंचायत है यहाँ पे। 28 जो है यहाँ पे, 88 जो है साथियों यहाँ पे नगर परिषद है। जिला 38, प्रमंडल 9, नगर निगम 19, पंचायत जो है 8058, नगर परिषद जो है 88, और आपकी नगर पंचायत 154, और पुलिस जिला जो है साथियों वो 40। ये आप लिख लीजिए, इसको बार बार आप देखिएगा, याद हो जाएगा। जैसे जिला तो आपको 38 है। 2001 में कौन सा जिला बना था 38वां? जब झारखंड से अलग हुआ तो उस टाइम 37 जिले थे। 2001 में आपका एक जिला बना था अलवर। ठीक है, अलवर। अलवर कहाँ है? आपको बताया, अलवर यहाँ है, पटना के ठीक सटे। प्रमंडल कितने हैं? 9। बिहार पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6। नालंदा कहाँ है? पटना प्रमंडल में। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम है 19। कहोगे सर अच्छी बात है। पंचायत कितने हैं? 8058 यहाँ पे पंचायत है, 8058 पंचायत है। नगर परिषद जो है 88 है, नगर पंचायत 154 है, और पुलिस जिला कितने हैं? 40 है। ये प्रशासनिक रूप से इतने अलग अलग पार्टों में विभाजन किया गया है, और यहीं से साथियों इसका क्या किया जाता है? इसको प्रशासनिक रूप से यहाँ पे शासन प्रशासन किया जाता है। कहोगे सर ठीक है, ये भी बता दिए। अब एक लास्ट हमारा आता है, इसकी जो है क्या, इसको हम देखेंगे कि एक लास्ट देखेंगे विधायिका का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है। तो राज्य की जो है विधायिका का विभाजन किस प्रकार से किया गया, अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। राज्य की विधायिका का विभाजन, लास्ट हमारा टॉपिक आता है कि विधायिका का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। विधायिका का विभाजन किस प्रकार से किया गया है? कहोगे सर ठीक है, बता दो इसको भी। सबसे पहले एक ध्यान देना कि बिहार राज्य की जो विधायिका है वो द्विसदनीय है। कैसी है? राज्य की जो विधायिका है वो कैसी है? राज्य की जो विधायिका है, लिखते चलना, राज्य की विधायिका जो है वो द्विसदनीय है। द्विसदन का मतलब यहाँ पे विधानसभा भी है और यहाँ पे विधान परिषद भी है। क्या है? यहाँ पे विधानसभा भी है और यहाँ पे विधान परिषद भी है। विधान परिषद साथियों, कोई भी राज्य होगा वहां तो विधानसभा होगा ही, लेकिन विधान परिषद साथियों हर जगह नहीं होती। तो अगर आपसे पूछे कि क्या बिहार राज्य में विधान परिषद भी है, तो कहना हाँ, बिहार राज्य द्विसदनीय है। बिहार राज्य द्विसदनीय है मतलब यहाँ पे 2 सदन पाई जाती है। कौन? एक विधानसभा और विधान परिषद। अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो कहना 243 सीटें हैं। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद में कहना साथियों कि 75 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। और आपको पता है कि 243 अगर विधानसभा में सीटें हैं, तो 243 सीटों में से अगर 122 सीट जो लाएगा,
122 सीट जो लाएगा या 122 या 122 से अधिक जो सीटें जीतेगा उसको क्या किया जाएगा, वही सरकार बनाती है। कितनी सीटें, बहुमत कितना है, 100, बहुमत कितना है 122, ठीक है 122। और जो 243 सीटें हैं साथियों, इसमें पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, पिछली बार विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था, और 2020 में जब चुनाव हुआ तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मतलब कि जो सिंगल सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी वो कौन थी, वो लालू प्रसाद वाली थी, आरजेडी, लालू यादव वाली आरजेडी, उसको 75 सीटें मिली थी। और सेकेंड नंबर पे साथियों हमारी बीजेपी, मोदी जी थे 74 सीटें लेके, ठीक है। और उसके बाद और भी नीतीश कुमार को तो बहुत ही कम मिला था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार क्या करते हैं, गेम चेंजिंग के रूप में इधर से उधर अल्टू पलटू करके अपना सरकार चला रहे हैं। तो सबसे मतलब बहुमत का आंकड़ा चाहिए 122 का। और आरजेडी जो पिछली बार जो 2020 में यहाँ पे चुनाव हुई थी, 2020 जो विधानसभा की चुनाव हुई थी, उसमें आरजेडी को मिला था 75 सीट और बीजेपी को मिला था 74 सीट। और टोटल सीटें कितनी है, 243। 243 सीटों में से भी साथियों एक चीज ध्यान देना, 243 जो सीटें हैं इसमें से जो 40 सीटें हैं वो रिजर्व हैं। 40 सीटें कैसी हैं, वो आरक्षित हैं। और ये जो 40 सीटें हैं साथियों, ये जो 40 सीटें आरक्षित है, उसमें से 38 सीटें जो है एससी के लिए और 2 सीटें जो है एसटी के लिए आरक्षित है। लिख लेना यहीं पे ध्यान से कि विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, 243 सीटों में से 40 सीट जो है रिजर्व है, 40 सीटें आरक्षित हैं, और वो 40 सीटों में से 38 सीटें जो है एससी के लिए हैं और 2 सीटें जो है एसटी के लिए हैं। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, अगर पूछेगा तो बता देना, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, ठीक है। ये इसका विधायिका का एक मोटा मोटी हम आपको खाका बता दिया, राज्य की विधायिका का, ठीक है। ये लिख लेना, लिख लेना, मिटा रहे हैं, लिख लेना फटाक से, ठीक है, रोक के लिख लेना। अब इसको हम समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की बात समझते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। अगर हम लोकसभा, बिहार की अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, और राज्यसभा की बात कर देंगे कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो बिहार की जो साथियों लोकसभा है इसमें 40 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। और जो बिहार की जो राज्यसभा है इसमें साथियों 16 सीटें हैं, ठीक है। बिहार की जो राज्यसभा है इसमें 16 सीटें हैं, और जो बिहार की जो लोकसभा है इसमें 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 40 सीट साथियों यहाँ पे बिहार की लोकसभा में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार की लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो कहना 40 सीटें। पिछली बार साथियों लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, 2024 अभी हाल में पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। और किसको कितनी सीटें मिली थी साथियों, दो गठबंधन थी, एक तो एनडीए थी और एक इंडी गठबंधन थी, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, एक इंडिया थे। तो ये मोदी जी वाला एनडीए, और इंडिया में कौन था, इंडिया में कौन था, लालू जी, कांग्रेस और ये सब थे इंडिया में। तो एनडीए में साथियों कौन थी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी, 12 सीट मिली। और फिर उसके बाद जेडीयू नीतीश कुमार वाली, इसको मिली 12 सीट। और फिर उसके बाद एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान वाली पार्टी है, एलजेपी, इसको मिली 5 सीट, 5 सीट, 12 12 24, 5 29, और एक जो है जीतर राम मांझी वाली जो हम पार्टी है उसको 1 सीट मिली। टोटल 30 सीटें यहाँ पे एनडीए को मिली थी। तो एनडीए को साथियों जो है वो 30 सीटें, 40 में से 30 सीटें ये जो मोदी जी वाली एनडीए थी इसको मिली थी। 12 सीटें बीजेपी को, 12 सीटें जो है नीतीश कुमार वाली पार्टी को, 5 सीटें जो है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी को इसकी थी, ये चिराग पासवान वाली, और जीतन राम मांझी वाली जो हम पार्टी है उसको 1 सीटें मिली थी। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन में साथियों जो जेडीयू, जेडीयू तो आरजेडी, लालू प्रसाद वाली पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें मिली थी। और वहीं पे कांग्रेस को, नेशनल कांग्रेस को साथियों, कांग्रेस को जो है, कांग्रेस को साथियों कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस को मात्र 3 सीटें मिली थी। तो 30 सीटें यहाँ हुई, बची 10 सीटें में से 4 ये, 3 ये, और 4 3 7, और 2 एक इनके गठबंधन में एक और पार्टी थी, हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, वो 2 सीटें इनके मिली थी। तो 4 3 7 2 9। और जो एक जो पुड़िया है, ये जो पुड़िया है, यहाँ से जो पप्पू यादव इंडिपेंडेंट, किसी पार्टी से नहीं थे, वो एक जो है वो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र रूप से थे, वो 1 सीटें पप्पू यादव वाली पुड़िया की, वो 1 सीटें यहाँ से लेके गए थे। तो ये हो गई बिहार की विधायिका का विभाजन। बिहार में कैसी विधायिका है, द्विसदनी है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो हमने वो समझा दिया आपको, और बिहार की लोकसभा और राज्यसभा आपको समझा दी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे जाके आपकी क्या होती है, ये चीजें आपकी जाके यहाँ पे समाप्त होती है। हमने आपको बता दिया कि
बिहार में आखिर में बिहार की अवस्थिति कैसी है, बिहार का नाम कैसे पड़ा, बिहार की विस्तार कैसे है, बिहार की प्रशासनिक विभाजन, बिहार की राजनीतिक विभाजन, बिहार की विधायिका का विभाजन किस प्रकार से कैसे है, बिहार के कितने जिले हैं, किससे कौन सटा हुआ है, ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। तो आई होप, आशा करते हैं साथियों कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब हम नेक्स्ट में समझेंगे साथियों बिहार के इतिहास, और एक एक वीडियो करके हम आपको बताते चलेंगे कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास कैसा था, बिहार का मध्यकालीन इतिहास कैसा था और बिहार का आधुनिक इतिहास कैसा था। जुड़े रहिए साथियों हमसे, और जो भी जरूरतमंद है उसको ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।